हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए फिर से एक नया वीडियो। आज का वीडियो भी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा आधारित है। तो इसमें हम कौन सी क्लास लेकर आए, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए। ठीक है, तो इनकी जो हमारी बुक चलती है शतज भाग 2, इसी से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और व्याकरण से आते हैं। तो इसमें अब हम जो, जैसे देखिए काव्य खंड हमने कंप्लीट करा दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न उसके सभी के करा दिए हैं। आज हम जो करा रहे हैं वो हमारे गद्य खंड का द्वितीय अध्याय है, बाल गोविंद भगत। इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया था रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने जो हमारे पेपर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला हमारा रहता है गद्यांश आधारित, दूसरा रहता है संपूर्ण पाठ आधारित। तो आज जो हम करा रहे हैं आपको ये दोनों ही तरीके के प्रश्नों को कराएंगे, लेकिन हम मेनली जो चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो है गद्यांश आधारित प्रश्नों पर। तो संपूर्ण पाठ हमारा पढ़ा हुआ है, तो इस पे आधारित अगर प्रश्न आएंगे तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो शुरू करें। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास गद्यांश आएगा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तभी आप इनके आंसर्स निकाल पाएंगे। क्या दिया है? बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा मतलब बेकार में, यानी कि बिना किसी वजह के। किसी की चीज को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी कि छूते भी नहीं थे और उसे व्यवहार में लाने का मतलब उसका उपयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कि कैसे ये इंसान ऐसे सारे नियमों को पालन कर लेता है। कभी भी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीर पंथी मठ में से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख दिए जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। तो खेती की जितनी भी चीज़ें थी उन्हें जाके वहाँ दान करते और वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से वो अपना कार्य चलाते थे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत कैसे थे। साधु थे, कबीर थे, भिक्षु थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो एक गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को, साधु को, मठ को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको मानते थे? वो कबीर को साहब मानते थे, क्योंकि कबीर की सारी मान्यताओं पर वो चलते और उन्हीं के मठ में अपने सारे अनाज को भी दान दिया करते थे। तो उनके लिए वही प्रभु थे। प्रश्न संख्या 3 है, इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, पंक्ति में किस नियम की बात की गई है? आखिर इस पंक्ति में किस नियम के बारे में कहा जा रहा है? किसी की चीज को नहीं छूते थे। दूसरा, बिना अनुमति के किसी की चीज का प्रयोग नहीं करते थे। पहला दूसरा सही है। तो और चौथा है, कबीर के संगीत को गाते थे। तो यहाँ जिस नियम की बात की जा रही है वो है आपका किसी की भी चीज को नहीं छूते, बिना अनुमति के किसी की चीज को प्रयोग नहीं करते। तो ये दोनों ही सही है, तो हम यहाँ पर तीसरा निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता वे इसे भेंट स्वरूप कहाँ दे आते थे? वो उसे कहाँ देकर आते थे? कबीर पंथी मठ में। तो देखते हैं, गरीबों में, साहूकारों में, कबीर पंथी मठ में, या ये सभी। तो कहाँ जाते थे देने के लिए? वो कबीर पंथी मठ में जाकर दे आया करते थे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ और लेखक से संबंधित है? अभी देखिए हम आपको अध्याय आधारित करा रहे हैं, मतलब हर एक चैप्टर के अलग अलग करा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा नहीं आता। तो उसमें पंक्तियों के साथ कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो किस तरीके से है देखिए, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, लखनवी अंदाज यशपाल, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही क्या है? बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी इसके
लेखक है। तो पहला गद्यांश खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे गद्यांश पे। क्या दिया है? आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी कि उनका जो स्वर लग रहा है वो इतना उत्तम क्वालिटी का है कि मतलब इतना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि जैसे हम खुद स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो ये इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा? उनके धान की रुपाई का जो तरीका है वो, और साथ ही उनके जादू यानी कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जो जादू है वो किस तरीके से चलता है। अब इसी गद्यांश पर आधारित हमारे पास में प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया गया है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बात की गई वो इन सभी के बारे में बात करी गई। किसानों पर भी, आसपास खेलते बच्चों पर भी, मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी। तो यहाँ हम किस पे लगाएंगे? उपरोक्त सभी। इन सभी पर असर पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? रहस्य, जादू, संगीत या ये सभी? तो पैराग्राफ के एंड में एकदम था ना कि संगीत है या जादू। तो क्या कहा गया है? उनके संगीत को जादू कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हलवाहे कौन होते हैं? जो हल चला रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? हलवाहे गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या था? हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि उनके संगीत की जो ताल चल रही है उन हलवाहों के पैर भी उसी ताल के हिसाब से चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है ये गद्यांश लिया गया है बाल गोविंद भगत से और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उनके संगीत का प्रभाव और ज्यादा बढ़े इसके लिए वो क्या करते हैं? स्वर को ऊंचा करते हैं, स्वर को नीचा करते हैं, स्वर को ऊंचा नीचा करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या करते हैं? कभी स्वर को ऊपर ले जाते हैं और कभी नीचे ले आते हैं। तो इस तरीके से लोगों पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारा दूसरा गद्यांश भी खत्म हुआ। तीसरा गद्यांश देखिए, हम बहुत जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं ताकि आपको जल्दी करने की आदत पड़े, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारा समय दे सकें। चलिए आप पढ़ते हैं गद्यांश संख्या 3 पर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक मतलब जब ठंड का मौसम शुरू होता है तब का। उनकी प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी, फागुन यानी कि होली तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, कहाँ पर? गांव से 2 मील दूर जो नदी बहती थी उस पे स्नान के लिए जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े यानी कि ऊंचे कोई स्थान है उस पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। और शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं मैं। मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात करी? लेखक बात कर रहे हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। यानी कि हमारे लेखक जो है वो अपने घर में सोए हुए थे और बाल गोविंद भगत का जब संगीत शुरू हुआ
तो जो देर तक सोने वाले थे और इतनी ठंड की किटकिटाने वाली हो, उसमें भी वो कहाँ पा जा पहुंचे जहां बाल गोविंद भगत पोखर के किनारे बैठे संगीत साधना कर रहे थे। सभी आसमान के तारों के दीपक बुझने लगे थे, यानी कि अभी हल्का सा उजाला हुआ था, अभी अंधेरा था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही का मतलब उषा काल शुरू हो गई थी, यानी कि हर हल्का जो है लालिमा आनी शुरू हो गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया हुआ था, क्योंकि ठंड का महीना होता है, हल्का सा फॉगी होता है ना, धुंध सी रहती, तो वही कुहासा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ रहा था। अब जैसे ये फॉगी होता है ना, तो जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा कोहरा हो रहा रहता है, बहुत डलनेस रहती है, तो उस तरीके से वातावरण में डलनेस थी। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खेंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खेंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। तो श्रम बिंदु मतलब उनके माथे पर जो है वो हल्का हल्का पसीना दिखाई देता था, क्योंकि वो भाई एक्टिविटी कर रहे थे, वो गा रहे थे, मदमस्त थे, तो उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, इसलिए इतनी ठंड में भी उनके पसीना आ जाता था। अब इस गद्यांश पे हमारे पास में प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बालगोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ होती थी। कब आरंभ होती थी? कार्तिक जब शुरू होता था। फागुन महीने में, कार्तिक महीने में, चैत महीने में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू होती थी आपकी कार्तिक महीने में। वातावरण को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों इतना रहस्यमय है? कोहरे की ओट में स्पष्ट दिखाई ना देने के कारण, स्पष्ट रूप से दिखाई देने के कारण, कपकपाती ये सर्दी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण था? कोहरे की ओट में स्पष्ट ना दिखाई देने के कारण, क्योंकि हमें सब क्लियर नहीं दिख रहा है, कोहरा है, फॉगी है, तो चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए वातावरण को रहस्यमय कहा गया है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि रहस्यमय वातावरण में बालगोविंद भगत क्या कर रहे थे। कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमड़ी ओढ़ी थी, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे, या उपरोक्त में से सभी। तो क्या कर रहे थे? वो कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमली भी ओढ़ी थी, पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर गा रहे थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम लगाएंगे चौथा वाला, ये सभी वो कर रहे थे। बालगोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? कहाँ तक जाती थी? कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक जाती थी। कार्तिक मास तक, फागुन मास तक, चैत मास तक, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ था, कब तक जाती है? फागुन मास तक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन है जो कपकपा रहा था? तो जाहिर सी बात है, हमारे लेखक। कौन हुए लेखक? हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लेखक हो या राम वृक्ष बेनीपुरी हो, दोनों ही सेम रहेगा। लेखक के लिए, बालगोविंद भगत के लिए, पतोहू के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था? ये लेखक के लिए मैं शब्द इस्तेमाल हुआ। अगर हाँ इसकी जगह ऑप्शन में राम वृक्ष बेनीपुरी आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अब हम आ गए अपने चौथे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया है? फिर से गद्यांश को बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बालगोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेर पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं।
वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। तो इससे पहले हमने ये वाला गद्यांश अभी थोड़ी देर पहले वाले में पढ़ा था ना, लेकिन वो कम था, ये थोड़ा ज्यादा लिया गया है। अब इस पर प्रश्न देखिए। धान की रोपनी करते समय बाल गोविंद भगत क्या गाते हैं? ईश्वर के भजन, सूरदास के पद, रामचरितमानस की चौपाइयां या कबीर के पद? तो वो क्या गाते हैं? वो गाते हैं कबीर जी के पद, क्योंकि वो कबीर में मान्यता रखते हैं। लेखक किस बात पर सबसे अधिक मोहित थे? भगत के धान रोपने के कौशल पर, भगत के मधुर गान पर, भगत के सौम्य व्यवहार पे, या भगत के निर्लिप्त स्वभाव पर? तो किस पर वो ज्यादा मोहित थे? उनके गान पर। तो क्या था? भगत के मधुर गान पर। उनके गाना उन्हें बहुत ही पसंद था लेखक को। भगत और बाकी सब लोग बारिश के दिनों में धान की रोपनी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों धान की रोपनी हो रही है? धान की फसल छाया में ही होती है। दूसरा, धान की रोपनी गीली मिट्टी में की जाती है। गर्मी से राहत मिलने पर वे ज्यादा देर तक रोपनी कर सकेंगे। बारिश के खुशनुमा मौसम में काम आनंददायक हो जाता है। तो क्यों आषाढ़ के महीने यानी कि बारिश में ही रोपनी की जाती है? क्योंकि रोपनी के लिए मिट्टी का गीला होना और खेतों का पानी से भरा होना जरूरी होता है, इसलिए। और जो कि होता है बारिश के मौसम में। तो क्या है? धान की रोपनी गीली मिट्टी में की जाती है। भगत के गाने का प्रभाव सभी पर अलग अलग पड़ा। इनमें से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है? ठीक है, सब पर पड़ा, लेकिन इसमें उसका ढूंढना है जिसका उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है। बच्चे खेलते खेलते अचंभित हो उठते, हलवाहों पर पैर ताल से उठने लगते, स्त्रियों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, रोपनी करने वालों को उंगलियां क्रम में चलने लगती। तो क्या नहीं था? वो था बच्चे खेलते खेलते अचंभित हो जाते। ये बात नहीं था, बच्चे भी खेलने में मग्न हो जाया करते थे। तो ये चीज पाठ में नहीं दी गई है। प्रश्न संख्या 5 है। क्या दिया है? लेखक ने कहा कि स्वर तरंग के गूंजने पर यह पूछना नहीं पड़ेगा कि यह कौन है। सभी बाल गोविंद भगत के स्वर को पहचान लेंगे। क्यों पहचानेंगे उनके स्वर के? अब उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शन को पढ़ना है, फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसी के हिसाब से इनको टिक करना है। देखिए क्या है। भगत के संगीत का जादू सब पर छाया था। भगत कभी कभी स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे। नेक्स्ट, भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने मिलता था। तो सभी लोग परिचित क्यों थे? क्योंकि भगत के संगीत का जादू सब पर छाया था, ये सही है। और दूसरा, भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने को मिलता था। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पहला और तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। पहला और तीसरा, समझ गए? चलिए, अब संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न हमने देख लिए, अब पूरे पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे। बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, उसे मुखाग्नि यानी चिता पे अग्नि किसने दी थी? बहू ने, भगत ने, लेखक ने या पुजारी ने? तो किसने दी थी? बहू ने। खुद उस लड़के की पत्नी ने उसे जो है अग्नि दी थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने उस दिन गाया। इतना अच्छा और इतना मग्न होकर शायद उन्होंने कभी नहीं गाया था। वो दिन कौन सा था? जब वे बीमार थे, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, जब वे धान की रुपाई कर रहे थे, जब वे गंगा घाट पर जाते थे। तो चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? अब उसके बाद, मृत्यु के बाद आखिरी निर्णय क्या था? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को वो शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। तो क्या काम था? उन्होंने उसके मायके से, बहू की मायके से उसके भाई को बुलाया और कहा ले जाओ और इसका ले जाकर पुनर्विवाह कर देना। तो आखिरी फैसला था पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। प्रश्न संख्या 4 है। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को क्या करने के लिए कहा? क्रियाकर्म हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबंध करने के लिए, रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए? तो किसके लिए उन्होंने बोला था कि उत्सव मनाओ, क्योंकि वो रो रही थी। और बाल गोविंद भगत के हिसाब से, कबीर जी की जो मान्यता थी,
उसमें जो है आपको हमेशा मरने पर उत्सव मनाना है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलन हो गया है, तो ये खुशी की बात होती है। प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि क्यों करते थे? वह उनका इकलौता बेटा था, वह सुस्त था तथा कम बुद्धि वाला था, वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, उन्हें पुत्र मोह अधिक था। तो अपने बेटे को प्यार क्यों करते थे? इसका कारण था कि वो थोड़ा सा सुस्त और कम बुद्धि वाला था। यानी कि जैसे कि जो बच्चों का शरीर तो डेवलप होता है मगर उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो उस तरीके का बच्चा था, इसलिए वो ज़्यादा केयर और प्यार करते थे उसकी। प्रश्न संख्या 6 है, बाल गोविंद भगत ने पतोहू के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलाई क्योंकि क्यों उन्होंने अपनी बहू से अपने बेटे की इस चिता में अग्नि दिलाई? सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, बहुत दुखी थे, अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, या बीमार थे। तो सही कारण क्या था? वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। समाज में कुछ चीज़ें सिर्फ पुरुषों के लिए जो बाध्य की गई थी, वो चीज़ों ने उन्हें तोड़ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये काम स्त्रियों द्वारा किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रश्न संख्या 7 है, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गंगा स्नान के लिए जाते, खेंजड़ी बजाते, प्रभातियां करते, या धान की रुपाई करते। तो आषाढ़ का महीना क्या होता है? वर्षा ऋतु का महीना होता है, स्टार्टिंग का। तो पानी बरसता है, तो खेत गीले हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तो क्या होगा? वहां से धान की रुपाई होती थी। प्रश्न संख्या 8, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः थे क्या थे? वो गृहस्थ होते हुए भी व्यवहार से एक साधु की तरह थे। पाखंडी, साधु, साहब या धर्मगुरु। तो वो क्या थे? वो साधु थे। प्रश्न संख्या 9, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? किसको साहब मानते थे? कबीर को। तो ऑप्शन क्या है? कबीर को। ये पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? कौन सी विशेषता थी बाल गोविंद भगत जिसपे वो पूरी तरीके से मोहित थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, या कार्यकुशलता पर? तो वो था उनका मधुर गान। उस पर हमारे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी पूरी तरीके से मोहित थे। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।